आइए इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी सच्चाई को डिकोड करते हैं जिसका सामना हम सभी को करना है। उम्र का बढ़ना यानी एजिंग। हम अक्सर सोचते हैं कि बस वक्त बीत रहा है इसलिए उम्र बढ़ रही है, लेकिन सच तो ये है कि इसके पीछे एक पूरा का पूरा बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट काम कर रहा होता है। सिर्फ कैलेंडर के पन्ने पलटने की बात नहीं है, इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट छिपा है। दरअसल ये पूरी प्रक्रिया बाहरी वातावरण की टूट-फूट और हमारी कोशिकाओं यानी सेल्स में आने वाली लगातार गिरावट से संचालित होती है। एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारे शरीर के सबसे छोटे कणों से शुरू होकर पूरे वजूद को बदल देती है। चलिए इस पूरे स्ट्रक्चर को 5 हिस्सों में समझते हैं। पहला, सार्वभौमिक शारीरिक गिरावट। दूसरा, एजिंग को चलाने वाली 2 ताकतें। तीसरा, हमारी आंतरिक जैविक घड़ी। चौथा, विफलता की तराई। और आखिर में लंबी उम्र की सीमाएं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, सार्वभौमिक शारीरिक गिरावट। ये वो यूनिवर्सल सच्चाई है जिससे हम सब भलीभांति वाकिफ हैं। हम सब जानते हैं कि मानव शरीर एक अनुमानित प्रणालीगत शारीरिक गिरावट से गुजरता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दिमाग की क्षमता थोड़ी कम होने लगती है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, सुनने और देखने की शक्ति घटने लगती है और हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारी इस कॉम्प्लेक्स और अद्भुत मशीनरी का धीरे धीरे स्लो डाउन होना है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एजिंग को चलाने वाली 2 ताकतें। आखिर ये टूट-फूट होती क्यों है? इसे समझने के लिए हमें गिरावट के 2 बिल्कुल अलग-अलग रास्तों या ताकतों को देखना होगा जो शरीर पर एक साथ काम कर रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरणीय तनाव यानी एनवायरमेंटल स्ट्रेस की। सोचिए कि हमारा शरीर एक इमारत है और बाहर का मौसम लगातार उस पर असर डाल रहा है। ये बाहरी ताकतें वक्त के साथ हमारे शरीर के अणुओं के स्ट्रक्चर और उनके काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल कर रख देती हैं, जिससे एजिंग की प्रक्रिया तेज हो जाती है। और सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है कि धूप और हमारी डाइट जैसे बाहरी तनाव कैसे हमारी अपनी आंतरिक जैविक प्रोग्रामिंग के साथ मिलकर काम करते हैं। ये दोनों समानांतर ताकतें हैं, एक बाहर से प्रहार कर रही है और दूसरी हमारे अंदर बैठकर घड़ी की सुइयों को आगे बढ़ा रही है। प्रदूषित हवा और दूषित पानी जैसे बाहरी तत्व मॉलिक्यूलर लेवल पर ऐसे बदलाव लाते हैं कि डैमेज का मीटर तेजी से घूमने लगता है। एक वक्त ऐसा आता है जब सेलुलर डैमेज की स्पीड शरीर के नेचुरल रिपेयर सिस्टम से कहीं आगे निकल जाती है, यानी शरीर खुद को उतनी तेजी से ठीक नहीं कर पाता जितनी तेजी से वो टूट रहा होता है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, आंतरिक जैविक घड़ी। बाहरी बातों को छोड़ दें तो देखते हैं कि हमारे अंदर का मैकेनिज्म हमारी कोशिकाओं की लाइफ को कैसे कंट्रोल करता है। बाहरी वातावरण से बिल्कुल परे। सच तो ये है कि मानव डीएनए खुद ही एक ऐसा ब्लूप्रिंट कैरी करता है जो सेल्यूलर रीजनरेशन की प्रक्रिया को धीरे धीरे रोकने का प्रोग्राम सेट करता है। हमारी जिंदगी का आधार इन्हीं सेल्स पर टिका है और एक तय वक्त के बाद हमारा डीएनए खुद नई कोशिकाएं बनाने की इस प्रक्रिया को धीमा करने का आदेश दे देता है। ये गिरावट 3 बहुत ही सख्त चरणों में आती है और यही हमारा पहला सूक्ष्म अपराधी है। कोशिकाएं हमेशा के लिए विभाजित नहीं हो सकती, उनकी एक हार्ड लिमिट सेट होती है जिसे ये चरण परिभाषित करते हैं। हर बार जब एक कोशिका विभाजित होती है तो हमारे डीएनए के सिरों पर मौजूद सुरक्षात्मक टेलोमेर कैप्स थोड़े सिकुड़ जाते हैं, बिल्कुल जूतों के फीते के आगे लगे प्लास्टिक के टुकड़ों की तरह। आखिरकार ये कैप्स पूरी तरह खत्म हो जाते हैं, सेल का विभाजन रुक जाता है और शरीर की खुद को रिन्यू करने की क्षमता एक तरह से 0 पर आ जाती है। टेलोमियर के छोटे होने के साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा अपराधी है सक्रिय स्टेम कोशिकाओं की संख्या में लगातार आने वाली कमी। स्टेम कोशिकाएं हमारी बॉडी की रिपेयर टीम हैं। इनकी कमी से सीधा असर हमारे दिल, फेफड़ों और लिवर जैसे जरूरी अंगों पर पड़ता है। जब रिपेयर टीम ही छोटी हो जाएगी तो ये अंग अपनी युवा कार्यक्षमता खोने ही लगते हैं। और इस आंतरिक विफलता का तीसरा और आखिरी कारण है हमारे डिफेंस सिस्टम में आने वाला एक बहुत बड़ा एरर, जिसे ऑटो इम्यूनिटी कहा जाता है। असल में ये वो स्थिति है जब हमारे शरीर का रक्षक ही भक्षक बनने लगता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम थोड़ा कंफ्यूज होने लगता है और फॉल्स पॉजिटिव अलार्म जनरेट करने लगता है। ये एक तरह के बायोलॉजिकल फ्रेंडली फायर को ट्रिगर करता है,
जहां हमारा डिफेंस मैकेनिज्म गलती से हमारी ही स्वस्थ कोशिकाओं को दुश्मन समझ बैठता है और उन पर हमला कर देता है। शरीर अंदर ही अंदर खुद को भारी नुकसान पहुंचाने लगता है। चौथा हिस्सा, विफलता की त्रयी। यहाँ सबसे जरूरी समझने वाली बात यह है कि ये तीनों जैविक विफलताएं अकेले या अलग थलग होकर काम नहीं करती। ये एक साथ आकर एक बहुत बड़ा प्रभाव पैदा करती हैं। टेलोमेयर्स का छोटा होना, स्टेम सेल्स की कमी और इम्यून सिस्टम का कंफ्यूजन, ये तीनों आपस में ओवरलैप होकर पूरी बॉडी सिस्टम की एजिंग का एक ऐसा अटूट चक्र बनाते हैं जिससे बच निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। एक विफलता दूसरी को और तेज कर देती है। इस त्रयी को संक्षेप में समझें तो सेल डिवीजन का रुक जाना, नई कोशिकाओं की कमी और शरीर का खुद पर हमला करना, ये तीनों फैक्टर्स मिलकर उस ह्यूमन मशीन को पूरी तरह शटडाउन करने के रास्ते पर ले जाते हैं। और सच कहें तो यही संपूर्ण प्रणालीगत उम्र बढ़ना है। पांचवा और आखिरी हिस्सा, लंबी उम्र की सीमाएं। अभी तक हमने अंदरूनी और बाहरी स्तर पर इस ब्रेकडाउन को समझा, लेकिन अब थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं कि इंसानी उम्र की असल लिमिट्स आखिर हैं कहाँ तक। ये बायोलॉजिकल मशीन मैक्सिमम कितना लंबा चल सकती है? वैसे तो एक मानक मानव जीवनकाल करीब 80 साल का माना जाता है, लेकिन हमारे इस बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट की एक आश्चर्यजनक ऊपरी सीमा भी है। मिसाल के तौर पर जापान की केन तनाका को ही देख लीजिए, जिन्होंने 116 साल से ज्यादा का लंबा सफर तय किया। और प्रलेखित इतिहास के सबसे बड़े विश्व रिकॉर्ड की बात करें तो फ्रांस की जीन लुईस कैलमेंट के नाम ये ताज है, जो विस्मयकारी 122 वर्ष और 164 दिन तक जीवित रहीं। ये नंबर प्रैक्टिकली साबित करता है कि आदर्श परिस्थितियों में इंसानी शरीर कितनी दूर तक जा सकता है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे जैसे इस जटिल सेलुलर घड़ी के बारे में हमारे वैज्ञानिक समझ गहरी हो रही है, टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक आखिरी मोर्चे के रूप में उभर रही है। भविष्य में जीन थेरेपी और तकनीकी हस्तक्षेप हमें इस जीवन काल को और लंबा करने और अभूतपूर्व समय तक यौवन को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। जिसके बाद हमारे पास सिर्फ एक लेकिन बहुत ही गहरा सवाल बचता है। जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, क्या इंसानियत कभी एजिंग के इस बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट को पूरी तरह से फिर से लिख पाएगी? इस पर जरूर विचार